मनीलाल सर, बंद है आपका मोबाइल। बंद है सर माइक। बढ़िया है, बढ़िया, बोल दो। माइक अच्छा, म्यूट करके ही बोलो आप तो। जी, कृषि कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक जब योग क्लास में एक आहार में योग क्लास लेने लगे तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। वो मार्गदर्शन देते हैं किसानों को, सबको है, लेकिन वो स्वयं क्लास ले रहे हैं, इससे बड़ी और उपलब्धि क्या हो सकती है। और मैं रंजना जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और आज का अगला सत्र शुरू करने के लिए कार्यवाही करें। आवाज पहुंच रही है? तो आज रंजना जी है नहीं शायद नहीं भाई। जा रही आवाज। चलिए, आदरणीय आज के चीफ गेस्ट महोदय को आमंत्रित करने के लिए मैं आदरणीय पवन कुमार जी को, जी आ रही है आवाज रंजना जी? जी आ रही है आवाज? आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि वो आए और आज के चीफ गेस्ट महोदय को सम्मान के साथ, या हाँ, कुसुम, आदरणीय कुसुम भारद्वाज जी, डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, सॉरी, क्षमा करें, जी डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ने जो है आज के चीफ गेस्ट महोदय को आमंत्रित किया है उनका परिचय देने के लिए। आप आए और उनका परिचय प्रदान करें सदन को और सम्मान के साथ आमंत्रित करें। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। ओम जी, बहुत बहुत प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम एवं सदन के सभी उपस्थित सज्जनों को मेरा प्रणाम। योग कक्षा बहुत अच्छी हुई, बहुत ऊर्जावान, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रोशन लाल भाई साहब को। अब आज के मैं चीफ गेस्ट जो आज की हमारी हैं वो डॉक्टर पूर्णिमा दाते, जिनसे पहले भी एक बार आपका परिचय हो चुका है, परंतु पुनः मैं उनका पूरा परिचय देती हूँ। आज उनको आमंत्रित किया है। वो इस समय में ऋतुचर्या के हिसाब से रसाहार चिकित्सा के ऊपर आपका वक्तव्य रहेगा। आप डॉक्टर पूर्णिमा दाते एमएससी है, योग विज्ञान एवं मानव चेतना में पीएचडी और रसाहार चिकित्सा में पीएचडी किया है। आयुर्वेद और रसाहार के ऊपर 6 उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 7 शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। कई महाविद्यालयों में उन्होंने शिक्षण संस्थानों में स्वास्थ्य संबंधी स्वावलंबन, आयुर्वेद तथा जड़ी बूटियों के उपयोग के प्रचार प्रसार हेतु नियमित उनके प्रबोधन होते रहे हैं। कुल्लू से लेह तक साइकिलिंग के अतिरिक्त 15 अन्य नेशनल ट्रैक का उनका अनुभव है। बूटियों, जड़ी बूटियों के रस से लेकर सबको जैसे लाभान्वित वो कर रही है। वर्तमान में भोपाल में उनके 6 रसाहार केंद्रों का संचालन कर रही हैं। कैंसर, लिवर सिरोसिस, सिकल सेल एनीमिया, पीसीओडी, मधुमेह, थायराइड जैसे अनेक रोगों में उनको उत्कृष्ट परिणाम मिलते रहे हैं। भोपाल शहर में अनेक लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जड़ी बूटी खेती की प्रक्रिया शुरू की है और अन्य गांवों में भी प्रोत्साहन का कार्य कर रही हैं। रसाहार के सर्टिफिकेट कोर्स भी उन्होंने आरंभ किए हैं, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से होते हैं। भारतीय समाज की वो अध्यक्ष है एवं आरोग्य भारती की जिले की उपाध्यक्ष का दायित्व उनके पास है। इतनी योग्य और इतनी समर्पित हमारी डॉक्टर पूर्णिमा दाते मैडम को मैं आज अपने योगाहार कार्यक्रम में आमंत्रित कर रही हूँ। उनके वक्तव्य से सबको बहुत लाभ मिलेगा, ऐसी उम्मीद के साथ में मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ। पूर्णिमा जी, आप आइए और आपके प्रबोधन आरंभ करिए। प्रणाम, नमस्कार, आपका आप स्वागत सभी है। को मेरा नमस्कार। हमारे घर में पीछे मिक्सर चल रहे हैं तो थोड़ा डिस्टरबेंस तो होगा ही, और थोड़ा डिस्टरबेंस इसलिए भी होगा कि जिस विषय को लेकर आज मैं आई हूँ उस विषय से मैं भी घायल हूँ, तो और मैं उन्हीं उपचारों को कर रही हूँ जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। तो इसीलिए उस डिस्टरबेंस के लिए मैं पहले से ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अब मैं अपना विषय शुरू करती हूँ। अपना विषय है आज का ऋतु अनुसार दिनचर्या और आहार विहार।
आपने देखा होगा कि जब भी बातचीत चलती है कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्यों स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो ये सब कुछ बताया जाता है कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे रहन सहन होना चाहिए, सुबह से शाम तक योग में भी दिनचर्या बताई जाती है और तमाम उपचार घरेलू भी बताए जाते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ये कहे कि ऋतु अनुसार दिनचर्या में परिवर्तन करना चाहिए। दिनचर्या तो हर कोई बताता है कि सुबह उठना चाहिए, नहाना चाहिए, रोज रोज मुंह अच्छे से साफ करना चाहिए पहले, फिर योग वाले बताते हैं कि नेति कुंजल भी करना चाहिए। लेकिन इन सब चीजों का संबंध ऋतुओं से भी है और इनमें से ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो ऋतु अनुसार बदलती भी रहती हैं और वो हमें बदलना चाहिए भी। उस बात की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। जैसे मैं एक बहुत सरल सा उदाहरण दूं, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि हाँ, मैं उनको बताना शुरू करती हूँ कि दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए, सुबह नींबू पानी पीजिए, तो वो तुरंत रोक के कहते हैं कि हम बताते हैं हम क्या करते हैं। हम रोज 5 बादाम, 2 अखरोट, ऐसा वैसा खाते हैं, ऐसे सब बताते हैं। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आप रोज 2 अखरोट खाते हैं पूरे 12 महीने? तो वो कहते हैं हाँ। अब सोचने वाली बात यह है कि कोई भी ऐसी चीज 12 महीने खाई जा सकती है क्या, जो ऋतु अनुसार किसी ऋतु में लाभकारी हो, किसी ऋतु में ना हो लाभकारी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि किसी ऋतु में रोक देनी चाहिए। जैसे नींबू पानी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बरसात में नींबू पानी बंद कर देना चाहिए, या जब वसंत ऋतु में जब बहुत ज्यादा सर्दी खांसी होती है तो खट्टे पदार्थ बंद कर देने चाहिए। खट्टे मतलब अम्ल रस। गाड़ी से उनको घर छोड़ा। आपको आवाज आ रही है? दलन जी, आप कर कर लें। दीजिए, माइक माइक चालू है, बंद कर दीजिए प्लीज। बाकी लोग माइक बंद कर दीजिए, मैं इधर भी कह देती हूँ। अब यहाँ दलन जी, पे कब तक रंगना जी, यहाँ पे हाँ, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है। हाँ, तो ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे नींबू पानी का बता रही थी मैं, सावन में नहीं नींबू लेना चाहिए, लेकिन लोग लगातार नींबू लेते रहते हैं। ऐसी अनेक चीजें जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, और ऐसे अनेक काम है जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। लेकिन बताने से पहले इसका बैकग्राउंड बताना जरूरी, क्योंकि सभी ने आयुर्वेद तो नहीं पढ़ा हुआ। मैं आपको अभी एक वो मैसेज डाल रही हूँ, ये मैसेज देखिए। ये मैसेज भी देखना है आपको, और इसके बारे में मैं आपको पहले बताती हूँ कि जो ऋतुएं होती हैं, जैसे हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। अभी वसंत ऋतु चल रही है, उसके बाद ग्रीष्म आएगी, फिर वर्षा आएगी, वर्षा के बाद 2 महीने जो उमस वाली गर्मी के होते हैं वो शरद होते हैं, फिर जो गुलाबी ठंड या थोड़ी ठंड का मौसम रहता है वो हेमंत रहता है, और जो और बहुत कड़ाके की ठंड का मौसम रहता है वो शिशिर रहता है। शिशिर के बाद फिर वसंत आ जाती है। ऐसी मोटी मोटे तौर पे 6 ऋतुएं हमारे यहाँ बताई गई हैं। वो दक्षिण भारत में बरसात ज्यादा होती है, इसलिए वर्षा ऋतु को ही 2 भागों में बांटा है। जैसे अपने यहाँ शीत ऋतु को 2 भागों में बांटा गया है, क्योंकि अपने यहाँ ठंड ज्यादा रहती है। तो हेमंत और शिशिर 2 हिस्से कर दिए, कम ठंड वाले और ज्यादा ठंड वाले। ऐसे ही वहां पे कम बरसात वाले और ज्यादा बरसात वाले, ऐसे 2 मौसम वहां पे कर दिए। तो ये ऋतु, ये आज की बात नहीं है, ये चरक संहिता में बताया गया ऐसा। मतलब ये एक मतलब समझ लो कि कई वर्षों, शताब्दियों से ये स्थिति है हमारे यहाँ। तभी तो शताब्दियां गुजर गई आयुर्वेद को तो हमें मिले हुए। तो इसीलिए इसको
आपको सत्य मानना चाहिए। अब ये 2-2 महीने के होते हैं, जैसे चैत्र वैशाख में बसंत होता है, अभी चल रहा है, ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म होता है, सावन भादो में वर्षा होती है, फिर अश्विन कार्तिक में शरद होती है, और मार्गशीर्ष पौष में हेमंत ऋतु होती है, माघ फाल्गुन में शिशिर ऋतु होती है, क्षमा करें, मार्गशीर्ष पौष हेमंत ऋतु कड़ाके की ठंड का, और माघ फाल्गुन शिशिर ऋतु कम ठंड की होती है। तो अभी हमारा एक तरह से वसंत लगभग शुरू हो गया है, शायद फागुन अभी चल रहा है। इन ऋतुओं का आधार जो होता है वो सूर्य की गति होती है, जिसको कहते हैं अयन। अयन मतलब आपने सुना होगा उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं ना, वो अयन होते हैं। अब इसमें इन ऋतुओं को अगर 2 हिस्सों में अगर अलग अलग बांट दे तो हेमंत, शरद और वर्षा ये होते हैं दक्षिणायन में, और शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ये होते हैं उत्तरायण में। तो अब इनमें क्या होता है, जो अब मैंने आपको जो डाला है मैसेज, उसको समझने की कोशिश कीजिए। उत्तरायण शब्द का मतलब है कि जैसे सूर्य उत्तर की तरफ, अभी उत्तरायण चला है ना, उत्तरायण शुरू हुआ है। अब संक्रांत आती है तो अपन कहते हैं ना उत्तरायण लग गया, तो अभी उत्तरायण शुरू हुआ है। उत्तरायण में सूर्य उत्तर की तरफ जाता है और दक्षिणायन में सूर्य थोड़ा सा दक्षिण की तरफ से उगता है। ये तो फर्क रहता है, लेकिन इस फर्क के कारण धरती पे ये असर होता है कि उत्तरायण में सूर्य भयंकर तेज हो जाता है, और इतनी गर्मी होती है कि वो पृथ्वी का रस सोखने लगता है, और हवाएं भी गर्म हो जाती हैं, रूखी हो जाती हैं, पूरा पानी सोख लेता है वो धरती का, और मतलब सूर्य ही प्रबल रहता है उस समय। और दक्षिणायन में चंद्र प्रबल रहता है। दक्षिणायन में सूर्य जरा माइल्ड हो जाता है, वो दक्षिण से उगने लगता है, तो धरती पे उसकी तीव्रता कम होती है। अगर उसकी तीव्रता कम होती है तो चंद्रमा अपना काम करना शुरू कर देता है। चंद्रमा का काम है धरती पर रस को उंडेलना। तो इसीलिए उत्तरायण में जब सूरज तेज रहता है तो अपन कहते हैं कि ये आदान काल आ गया। आदान काल का मतलब है वो जैसे सूर्य सोखता है ना शक्ति, और शक्ति मतलब पृथ्वी की शक्ति कम होने लगती है, तो उसको फिर आदान काल कहते हैं। मतलब जैसे कि मेरे को शब्द नहीं मिल रहा है उसके लिए, आदान काल के प्रभाव के कारण जो होता है वो शरीर, सूर्य जो है उसको गर्मी को, बहुत गर्मी करने के कारण धरती को सोख लेता है। और विसर्ग काल मतलब बांटना, विसर्जन करना। विसर्जन करना मतलब चंद्रमा धरती पे स्निग्धता को विसर्जित करता है, तो इसलिए उसको कहते हैं विसर्ग काल। आदान मतलब ग्रहण करना, और विसर्ग मतलब वितरित करना। तो ये जो सूर्य ने ग्रहण कर ली सारी धरती की पोषकता और सारा लिक्विड, और बाद में दक्षिणायन में चंद्रमा ने सारा रस फिर से बिखेरा। ये 6-6 महीने चलता रहता है, पूरे साल भर चलता रहता है। तो इसीलिए हम में से कई सोचते हैं कि ज्योतिष पता नहीं सही है कि नहीं, लेकिन ज्योतिष भी इसलिए सही साबित होता है इस बात से कि ज्योतिष में किसी के पत्रिका में सूर्य प्रबल बताया जाता है, किसी की पत्रिका में चंद्र प्रबल बताया जाता है। तो अगर जिसकी पत्रिका में सूर्य प्रबल होगा तो आदान काल में उसको कितना कष्ट होगा, क्योंकि वैसे ही
वो जातक जन्म से ही सूर्य प्रबल लेके पैदा हुआ है, मतलब गर्मी वाला है, और गर्मी में जब पृथ्वी का रस सोख लेगा सूरज तो उसको तकलीफ होगी। जिस जिस व्यक्ति का चंद्र प्रबल है उसको तकलीफ कम होगी गर्मी के मौसम में। तो क्योंकि वो भले ही चंद्रमा उस समय रस वितरित नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी कुंडली के कारण वो जातक ऐसा है कि उसका चंद्रमा का असर उसके ऊपर से कम नहीं हुआ है। ये भी एक दृष्टिकोण है, समझने वाली चीज है। अब क्या होता है, ये हमारे शरीर में दोष होते हैं कुछ। दोष मतलब त्रिदोष, वात पित्त और कफ। अभी आपको जो मैंने मैसेज किया है वो वही मैसेज किया है। वो उसमें कॉलम की लाइनें नहीं दिखाई दे रही मैसेज करने में, तो मैं उसको समझा देती हूँ। जैसे उसने लिखा है, सबसे पहले हेडिंग है विभिन्न ऋतुओं में दोषों की प्राकृत स्वाभाविक अवस्था, ऐसी हेडिंग है उसमें। और उसके आगे लिखा है दोष, दोष के आगे नीचे लिखा है वात पित्त और कफ। तो ये तीनों दोष है, वात पित्त कफ। और राइट साइड में लिखा है संचय, प्रकोप और प्रशमन। ये उन दोषों की अवस्था है। मतलब वात अगर है तो वो संचय की अवस्था में है, प्रकोप की या प्रशमन की। संचय मतलब जमा होना शरीर में, प्रकोप मतलब उभरना, उसका प्रकोप दिखाई देना, और प्रशमन मतलब शांत रहना। न संचय न प्रकोप, मतलब न उभरता है न जमा होता है, बस उस समय सेटल रहता है, शांत रहता है, प्रशमन रहता है। तो ये तीसरी अवस्था है। ऐसे ही पित्त की भी होती है, संचय प्रकोप भी होता है, उसका भी प्रशमन होता है। ऐसे ही कफ भी होता है, संचय भी होता है उसका, प्रकोप भी होता है, प्रशमन भी होता है। तो संचय कब किसका होता है, प्रकोप किसका, प्रशमन किसका, वो आगे लिखा है। अब आप आगे देखेंगे तो वात के आगे लिखा है ग्रीष्म वर्षा शरद। कॉलम क्लियर नहीं होने के कारण आपको वो थोड़ा ध्यान में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा स्क्रॉल ऊपर करेंगे तो आपको दिखेगा कि ग्रीष्म के ऊपर थोड़ा दाएं बाएं हट गया होगा वो, लेकिन पहला संचय है तो मतलब ग्रीष्म संचय का काल है। मतलब वात का जो अपनी प्रवृत्ति रहती है वो ग्रीष्म ऋतु में जमा होता है हमारे शरीर में वात, और वर्षा ऋतु में उसका प्रकोप दिखाई देता है। मतलब वात से होने वाले सारे रोग वर्षा ऋतु में होते हैं, और प्रशमन जो है वो शरद ऋतु में होता है। तो इसीलिए जो वातज लोग रहते हैं, जिनका वात बिगड़ा हुआ रहता है, वो शरद ऋतु में बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। संचय भी ग्रीष्म ऋतु में उसका वात का होता रहता है, इसलिए बड़े सुखी रहते हैं। अभी तो जमा हो रहा है माल, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बरसात में जो जमा माल है वो निकलता है। तो गर्मी से बरसात 3 महीने होते हैं। अब कोई वातज व्यक्ति है, वो वातवर्धक चीजें जैसे उड़द दाल वातवर्धक है, बादी चीजें जिसको कहते हैं, वो अगर लेता रहे गर्मी में, हो तो कुछ रहा नहीं है, लेता रहता है, वो लेता रहता है। अब 3 महीने बाद बरसात में उसको भयंकर जब तकलीफ होती है, कहीं गठिया दर्द हो गया, कहीं कुछ और हो गया, ऐसे वात से संबंधित जो बीमारियां हैं वो उसको होती हैं, तो वो देखता है कि कल मैंने क्या खाया था, परसों मैंने क्या किया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। आप लोग तो सब योग वाले हैं, आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि भोग होते हैं कुछ हमारे, और फिर वो उन भोगों को हमें जीना पड़ता है। और एक मिनट, हाँ, शोभराज जी को क्या रस देना? अडूसा तुलसी किलो है बारपट, शोभराज जी की बेटी का रस, हाँ, घर पे पहुंचाना। तो एक मध्यम पिपली चटनी भी भेज दी क्या कल? हाँ, कल भेज दी शायद। हाँ हाँ, तो उसमें क्या होता है कि वात जो वातज रहता है, बरसात में वो वात के उभार होते हैं, उसको लगता है मैंने कल तो कोई गलती नहीं की, लेकिन भाई तूने गर्मी भर छाछ तो पी है ना। अगर गर्मी भर छाछ पी है और तू वातज है तो तेरे को झेलना पड़ेगा। तो ये है हमारे भोग, जो योग करने वाले और पतंजलि योग सूत्र पढ़ने वाले या योग ग्रंथों को पढ़ने वाले ही इस बात को समझ सकते हैं कि भोग क्या है, और भोग से हो के गुजरना पड़ता है।
योग उन भोगों को माइल्ड जरूर कर देता है। इसीलिए योग कक्षा आप जो नियमित करते हैं उससे आपके जो किए हुए कर्म हैं वो थोड़े से डाइल्यूट हो जाते हैं, तो आपको कम कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो लेकिन बरसात भर छाछ पिए तो उसका नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही पित्त का होता है। पित्त वर्षा ऋतु में संचित होता है और शरद ऋतु में उभरता है। तो वर्षा ऋतु में हम दही बहुत खाते रहे, तो जैसे आप लोगों को कुछ परिवारों में ये चलन रहता है कि चातुर्मास में वो नहीं लेना, कोई प्याज लहसुन नहीं लेना, दही नहीं लेना, नॉनवेज नहीं खाना, ऐसे नियम रहते हैं। अब उन नियमों का पालन नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, वर्षा ऋतु में भी नॉनवेज खाते रहे, लहसुन खाते रहे, सब करते रहे, तो फिर वो पित्त जमा होता जाता है शरीर में, क्योंकि संचय काल है पित्त का। और शरद ऋतु में जब पित्त से संबंधित रोग होते तो समझ में ही नहीं आता क्या हुआ, तो हम कहते हैं कुआर की धूप लग गई। कुआर में धूप तेज होती है, तेज धूप के कारण हमारे स्किन पे ददोरे आ गए, ऐसे सब कहते हैं। लेकिन वो स्किन पे ददोरे आने का कारण तो वही है ना जो आपने गलती की है। इसी तरह कफ भी शिशिर ऋतु में जमा होता है। तो शिशिर ऋतु मतलब इस हेमंत के बाद के 3 महीने, उस समय अगर हमने ऐसी चीजें खाते रहे जैसे कफ वर्धक, कफ बढ़ाने वाली, डीप फ्राई की हुई या ऐसी अनेक चीजें रहती है जो कफ बढ़ाते हैं, वो सब खाते रहे तो वसंत ऋतु आते ही उसका प्रकोप होगा और हमको सर्दी खांसी ये सब होने लगेगा। तो ये होता है काल विभाजन और उसके अनुसार दोष का उभरना और कम होना। ये आपको इसलिए बताना जरूरी था कि ये अगर नहीं बताते तो आगे आपको समझ में नहीं आता कि ये होता क्यों है। तो अब होता क्यों है ये समझ में आने के बाद अब अपन वसंत ऋतु पे आते हैं। अब वसंत ऋतु है, अब उसको डिटेल में अपन समझेंगे। बसंत में क्या होता है, चैत्र वैशाख में बसंत होता है, मतलब समझ लीजिए मार्च अप्रैल मई या अप्रैल मई, समझ लीजिए मई का आधा महीना और मार्च 15 मार्च के आगे, ये वसंत ऋतु है। अब इस मौसम में क्या होता है, हवाएं खूब तेज चलती है, कहीं तो भी कभी तो भी वर्षा हो जाती है, नहीं तो वैसे वर्षा नहीं होती है, लेकिन हवाएं तेज चलती हैं। अब सूर्य तेज होने लगता है और चंद्रमा क्षीण होने लगता है, तो मौसम बदलने लगता है। तो मौसम बदलता है तो क्या होता है कि वातावरण रूखा हो जाता है, और रूखा वातावरण होने के कारण अगर किसी वनस्पति का रस सोख लिया जाए तो वो कैसी हो जाएगी। आप जैसे आंवला है, आंवले का रस आप लो तो थोड़ा मीठा मीठा सा लगता है, लेकिन आंवले को सुखा के आप लो तो कसैला लगता है। तो इसका मतलब जो द्रव्य है जितने भी होते हैं खान पान की चीजें, उसमें कसैला वाला रस जो है वो बढ़ जाता है। और इस मौसम में क्या होता है, ठंड में तो जो इंसान लोग रहते हैं, जो सभी प्राणी, इंसान ही क्या जानवर भी, वो उनमें पूरी भरपूर ताकत रहती है। इसलिए योग में भी हम लोग कहते हैं कि खूब सूर्य नमस्कार करो ठंड में। लेकिन ठंड खत्म होते होते जब सूर्य बल बढ़ता है तो हमारे शरीर की शक्ति क्षीण होने लगती है, और एक क्षीण होती जाती, सूरज तेज होता जाता है, और जब नौतपा होता है तो सारा शरीर बिल्कुल न्यूनतम अपनी शक्ति में रहता है। ऐसे ही बरसात के शुरू के दिनों में भी वो न्यूनतम शक्ति बनी रहती है, हालांकि उस समय शक्ति बढ़ना शुरू हो जाता है, पर लेवल तो न्यूनतम ही रहता है ना उस समय। तो ऐसे धीरे धीरे करके शक्ति कम होती जाती है, तो अभी कम होना शुरू हो चुकी है वसंत ऋतु में। और चूंकि मौसम रूखा होने लगा है और हमारे शरीर में जो कफ है वो पतला होकर, पिघलकर, घुलकर हमारे शरीर से बाहर निकलना शुरू हो गया है। तो बाहर अगर निकलना शुरू हो गया है तो हमें तकलीफ देगा वो। जैसे मुझे अभी छींकें आ रही, सर्दी जुकाम हो रहा है,
तो हर किसी को ही सर्दी जुकाम होता है, नाक बहने वाली सर्दी होती है, छींके आती है, एलर्जी होती है, लोग कहते हैं पोलन एलर्जी हो रही है। ये सब लोगों को होता है, जिनकी प्रकृति ऐसी रहती है उनको ज्यादा होता है। तो अब उसके लिए हमारे योग में भी कुछ शोधन क्रियाएं बताई गई हैं। शोधन क्रियाएं कौन सी होती हैं? कफ दोष का शमन करना होता है, उसके लिए आप वमन कर सकते हैं, और आयुर्वेद में एक नस्य बताया गया, नस्य कर सकते हैं। तो पहले वमन अपन समझते हैं। वमन मतलब तो वैसे तो आप 2 उंगली डाल के वमन कर सकते हो सुबह सुबह, या एक जिनको वमन करने में कोई असुविधा रहती है, वो ऐसा कोई कड़वा मंजन या नीम की धातु, उसको कड़वे कोई तालू तक ले जाओ तो जितनी भी चिकनाई होती है वो सारी निकल जाती है। या कड़वा सा कोई मंजन नीम बेस्ड जो हो, उसको उंगली में लगा के तालू पे अंत तक रगड़ो तो सारी चिकनाई बाहर निकल जाती है। और कुंजल तो आप लोग जानते ही हो, नेति भी आप लोग जानते ही हो, तो नेति भी करना चाहिए, कुंजल भी करना चाहिए, वमन भी करना चाहिए। ये निकासी के लिए, जो कफ दोष छींक छींक के हम निकालने वाले हैं उसको थोड़ा आसानी से निकाल दें, ये सब करके, नेति कुंजल और वमन करके। अब दूसरा क्या है? नस्य। नस्य का मतलब जैसे आपने नासिका में घी लगा लिया, उसको जैसे सूंघा, उसके जो ओडर है, उसका जो हल्का सा गंध है, वो नाक के अंदर जब जाता है मस्तिष्क तक, उसको कहते हैं नस्य। लेकिन नस्य आपको काय का करना है? जैसे कपूर है, उड़नशील पदार्थ है, वो जाएगा अगर नासिका में तो वो आपके अंदर के कफ को सरका के बाहर निकालने में सहायता करेगा। इसीलिए आप, जैसे आपके घर स्टीमर अगर है, चेहरे पे स्टीम लेने का होता है ना, वो स्टीमर अगर आपके है तो आप उसको उसमें वो डालो, पानी भरो और उसमें 1 बूंद अमृत धारा डाल दो या कपूर डाल दो, और फिर उसकी स्टीम पूरी नाक और मुंह में लो, तो वो पूरे नाक और मुंह के कफ को पिघलाकर बाहर निकाल देगा। ये बड़ा लाभकारी आपके लिए होगा। अब मान लीजिए दिन भर परेशानी होती है, सुबह तो आपने स्टीम ले ली, दिन भर परेशानी होती है आपको, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? मास्क आप जो लगाते हैं, जो कोरोना में अपन मास्क लगाते थे, उसमें बहुत, एक बूंद भर भी नहीं, बहुत जरा सा अमृत धारा बाहर की तरफ छू दीजिए, तो उससे ये होगा कि अमृत धारा की जो गंध है वो मास्क से होके आपकी नासिका में जाती रहेगी, और ये जो स्टीम में कपूर डाल के लेने की प्रक्रिया दिन भर चलती रहेगी, और दिन भर चलने से आपकी नाक खुली रहेगी और उसके कारण आपको सांस लेने में सुविधा होगी, आपको तकलीफ कम होगी। ये 2 उपाय हैं जो कि शोधन कर्म के हैं। उसके बाद आता है खान पान। अगर अपन खान पान की वसंत ऋतु में बात करें तो पहले खान पान क्या होता है, कैसा होता है, उसको समझने की जरूरत है। वसंत ऋतु को समझने की जरूरत है। पहले तो वसंत ऋतु में मतलब सब कुछ सुंदर दिखता है, खूब सुगंध वाले फूल रहते हैं और हवा भी अच्छी चलती रहती, तो सुगंध फैलती भी बहुत है। तो वो जो पोलन एलर्जी की आपको बात कही मैंने, वो जब नए नए अंकुर आते हैं, इसमें भी बौर आते हैं, आम में और कई पेड़ों में बौर आते हैं, उनके हल्के कण पूरे वातावरण में घूमते रहते हैं और वो हवा के साथ उड़ते भी रहते हैं, वो भी नाक में घुसते हैं, उससे भी नुकसान होता है, शरीर को तकलीफ होती है। तो ये कुछ चीजें होती हैं। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि शरीर में कफ पिघल के पतला होके बाहर निकलता है, वो सूरज तेज होने के कारण होता है। तो ऐसा हमें कुछ करना चाहिए जिससे इन प्रभावों से बचा जा सके। जैसे वसंत ऋतु में जो परागकण उड़ते हैं उनको तो आप मास्क लगा के बचा सकते हैं अपने आप को, और मास्क पे अमृत धारा हो तो मास्क लगाने के बावजूद आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, भरपूर ऑक्सीजन कपूर के कारण, वो अमृत धारा के कारण आपको मिलता रहेगा। यदि हमने पोलन एलर्जी के लिए कोई दवा ले ली
तो हमारा नर्वस सिस्टम निष्क्रिय हो जाएगा, और निष्क्रिय होने के कारण शरीर में से कफ की निकासी बंद हो जाएगी, और कफ की निकासी शरीर में से बंद हो जाने के कारण आगे चल के हमें थायराइड और मधुमेह जैसी बीमारियां जो कि कफ जन्य होती हैं वो हो सकती हैं। इसीलिए नाक में आने वाली सर्दी होना अच्छा लक्षण है, लेकिन मधुमेह और थायराइड ये एक क्रॉनिक डिजीज है, वो एक शरीर का डिसऑर्डर, परमानेंट डिसऑर्डर है। तो अच्छा है कि हम सर्दी को भोग लें। ये ठीक नहीं है कि हम उस समय अपने कष्टों को से बचने के लिए कोई गोली खा लें एंटी एलर्जिक, और बाद में मधुमेह या थायराइड के शिकार हो जाए। तो आपसे अगर कहा जाए कि आपको थोड़ी सी सर्दी जुकाम और छींके सहन करना है या डायबिटीज और थायराइड चाहिए, तो निश्चय ही सभी समझदार लोग सर्दी जुकाम छींके ही चुनेंगे। लेकिन ऐसा ऑप्शन दिया कहाँ जाता है, और ये दुनिया में ऐसा बताया कहाँ जाता है कि ऐसा ये दो ऑप्शन है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये दो ऑप्शन है आपके पास, इसलिए भूल के भी सर्दी के लिए एंटीबायोटिक या एंटी एलर्जिक ना ले। उसको उससे होके गुजर जाए, वो आपका भोग है। जैसे मैं अभी भोग रही हूँ वैसे होके गुजर जाना चाहिए, और भोग को भोग लेना चाहिए। उसको योग से थोड़ा सा माइल्ड किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या खाना चाहिए, जैसे मैं आपको कुछ चीजें डाल देती हूँ कि इस ऋतु में क्या खाना चाहिए, मैसेज में डाल देती हूँ तो आपको सुविधा होगी। खाना वो चाहिए जो कफनाशक हो, और नहीं वो खाना चाहिए जो कफ वर्धक हो। तो उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि कटु रस युक्त तीक्ष्ण या कषाय पदार्थों का सेवन लाभकारी। कटु मतलब तीखा, तीक्ष्ण मतलब कड़वा, और कषाय मतलब कसैला। तो वो कौन कौन सी चीजें होती हैं वो मैं आपको मैसेज में डाल देती हूँ, तो अपना समय बचेगा। अब एक मिनट, डाला नहीं शायद मैंने अभी ना। अब ये सारी चीजें देख के आपको लगेगा कि कोरोना काल में यही सारी चीजें बताई जाती थी लेने के लिए, और जितने भी काढ़े और सर्दी खांसी के जितने भी इलाज हैं वो इन्हीं चीजों से बनते थे। ऐसा आपको समझ में आएगा। यही तो मजे की बात है कि हम ये लेते हैं तो ये क्यों लेते हैं, ये भी अगर समझ में आ जाए तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब कुछ ऐसी चीजें होती, ये तो मैंने आपको चीजें बता दी ये लेना चाहिए। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि ऊपर से, मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं जो ऊपर से अपनाना चाहिए। जैसे आप अगर नहाते हैं तो उपटन से नहाइए, गुनगुने पानी से नहाइए, ज्यादा गर्म पानी मत लीजिए। ठंड में आपको गर्म पानी की आदत थी, अभी भी आप गर्म पानी लेते रहेंगे तो जो कफ अभी पिघलना शुरू हुआ है वो और जोर से पिघलने लगेगा, और ज्यादा आपको सर्दी खांसी होने लगेगी। इसलिए इस मौसम में गुनगुने पानी से नहाने को कहा जाता है। फिर तेल मालिश करना चाहिए। मालिश करने से जो प्रक्रिया शरीर नाक के रास्ते जो निकालना चाहता है कफ पतला होके, मालिश करने से वो डिसॉल्व हो जाता है और नाक के रास्ते वो प्रक्रिया नहीं होती। इसी ऐसे उपटन लगाना चाहिए। उपटन लगाने से भी रोम छिद्र खुल जाते हैं और पसीना और उसके साथ खराब पदार्थ हमारे शरीर में से टॉक्सिसिटी बाहर निकल जाती है। तो हमने जो ठंड में गलती की है जिसके कारण कफ जमा हुआ है वो त्वचा के रोम छिद्रों से भी बाहर निकल जाएगा। इसीलिए उस मौसम में उपटन का ही प्रयोग करना चाहिए। साबुन से सारे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। फिर सुगंधित चीजों का मतलब उपयोग करना चाहिए अपने आसपास। जैसे मैंने आपको कहा कि मास्क पे कपूर लगा के रखें, तो वो करने से हमारे नाक से
नाक बंद हो जाती है अगर नाक से ही कफ निकलता रहे तो अगर लेकिन हम ऐसी चीजों का, उड़नशील सुगंधित चीजों का उपयोग करें अपने आसपास, तो नाक खुली रहती है और ऑक्सीजन लेवल बढ़िया बना रहता है। अब क्या नहीं खाना, क्या नहीं खाना में जैसे भारी चिकनाई वाले पदार्थ नहीं लेना चाहिए और खट्टे पदार्थ नहीं लेना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कषाय, कटु और तिक्त रस लेना चाहिए, मतलब न कसैला, नमकीन, तीखा और कड़वा, ये 3 रस लेने चाहिए। वैसे ही 3 रस नहीं लेने चाहिए, मीठा, खट्टा और नमकीन, ये 3 रस कम लेने चाहिए और बाकी 3 रस ज्यादा रहना चाहिए। अब जैसे अगर अपन इसको लाइन से बोले तो मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय, ये इसका ऑर्डर रहता है। आप उसको फिर से एक बार मैं दोहरा देती हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। तो मधुर, अम्ल, लवण, ये 3 जो है वो आदान काल में अवॉइड करना चाहिए, मतलब वसंत ऋतु से लेके वर्षा ऋतु तक। और तिक्त, कटु, कषाय, ये रस जो है वो इस मौसम में ज्यादा लेने चाहिए। तो इस मौसम में ये रस, मतलब कषाय रस है, जैसे उसमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि समझने वाली होती है। जैसे शहद है, शहद कफनाशक होता है लेकिन मीठा रहता है, कफ को कम करता है, तो हमको वो लेना चाहिए भले ही वो मीठा हो। ऐसे ही अनार है, उसमें कषाय रस ऐसा रहता है, भले ही मीठा रहता है वो, लेकिन कफनाशक होने और कषाय रस होने के कारण वो लेना चाहिए। आंवला है, उसमें कषाय रस ज्यादा होता है, इसीलिए वो लेना चाहिए, लेकिन नींबू जो है वो पूरी तरह खट्टा रहता है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे ही खजूर बहुत मीठा रहता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए, वो पूरा पूरा मधुर रस है, तो इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। तो कुछ जो चीजें नहीं लेनी चाहिए वो ऐसी हैं, जैसे मिठाई, कोई भी आपने रबड़ी ले ली, मलाई वाले पदार्थ खा लिए, ऐसे खा लिए चीजें, तो ये सब अवॉइड करना चाहिए। और होली पे हमारे यहाँ श्रीखंड बनाने का चलन है, तो श्रीखंड बनाने का चलन इसीलिए है कि होली तक हमको, मतलब ये सारी चीजें अब हमको अवॉइड करनी चाहिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा लेना शुरू कर सकते हैं, इसलिए उस दिन थोड़ा सा श्रीखंड बना देते हैं, खिला देते हैं। फिर क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में अगर अपन समझे, तो जैसे ही मौसम बदलता है, हमको लगता है अब गर्मी आ गई, चलो अब छत पे सोने चलो, या छत पे तो आजकल कम ही लोग सोते हैं, लेकिन बिल्कुल स्लीवलेस वगैरह पहन के खुले खुले में पहुंच जाते हैं, तो वो मौसम अभी पूरी तरह बदला नहीं है। रात ठंडी हो जाती है, ओस गिरती है, और सुबह सुबह ओस रहती है, वो इतनी गर्मी नहीं आई कि वो भाप बन के उड़ जाए, तो उसके कारण नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए एकदम खुला खुला सब कुछ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा तो कवर्ड रहना चाहिए। हवा चल रही है, उस हवा से हमें नुकसान हो सकता है, वो हवा अभी इतनी गर्म नहीं है कि आपको नुकसान ना पहुंचाए। फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम आज के जमाने में झेल रहे हैं, जैसे बाजार में जो सब्जियां फल आती हैं, एक बाजार में कंपटीशन होता है कि कौन सा दुकानदार पहले लाके मौसमी फल रख दे, तो इसलिए ये एक होड़ होती है, जिसके कारण जैसे आम का मौसम है, तो आम का मौसम आया नहीं और कार्बाइड के पके आम आके बाजार में सज जाते हैं, और दुकान वाले उसको महंगे रेट पे बेचते हैं। लोग भी कहते हैं अरे वाह आम आ गए, चलो चलो आम खरीदने, हम सीजन का पहला आम, चलो उस दुकान में मिलेगा, खरीदेंगे। लेकिन क्या वो आम का मौसम है? नहीं, क्योंकि वो आम तो अभी पके ही नहीं है, उनको कार्बाइड से पकाया गया, और आप कार्बाइड से पका हुआ आम लाके देखेंगे तो वो बिल्कुल कड़क कड़क रहता है, भले ही ऊपर से पीला हो पर कड़क रहता है, और उसका अम्ल रस पूरा खत्म नहीं हुआ रहता। और वसंत ऋतु में आप वो खा लेंगे तो निश्चित ही अम्ल रस ज्यादा होने के कारण आपका कफ फिर बढ़ जाएगा और आपको तकलीफ होगी। तो इसीलिए
जैसे कच्चे संतरे, कच्चे आम, ये नहीं लेना चाहिए। गन्ना भी जैसे मौसम में आ गया है, आने लगा है, लेकिन अभी पका हुआ गन्ना नहीं आया है, लेकिन लोगों ने तो गन्ने के रस की दुकानें लगा ली और शुरू हो गया गन्ना बिकना। अभी गन्ने का रस मत लीजिए, ये वसंत ऋतु गुजर जाने दीजिए, उसके बाद गन्ने का रस लेना शुरू करना चाहिए। जब पूरा धरती का रस सूरज ने सोख लिया है, तब हमको मधुर रस लेने में कोई हर्ज नहीं, अभी नहीं, वसंत में नहीं। फिर सर्दी खांसी से बचने के कुछ घरेलू उपाय भी मैं आपको छुटपुट बता देती हूँ। मेरे ख्याल से 7:44। कुसुम जी, समय कितने बजे तक है? कुसुम जी, मेरी आप हाँ, आप अपना जब संभव हो जी जाए। अभी है समय, आप दीजिए। हाँ पूर्णिमा जी, अभी समय है, आप अच्छा। करीब 8 बजे तक, 8 बजे तक तो आप आसानी से बोल सकती हैं। उसके बाद कुछ प्रश्नोत्तर होते हैं तो वैसे हो जाएंगे। ठीक ठीक ठीक। तो मैं अब आपको कुछ घरेलू उपाय बताती हूँ सर्दी जुकाम ठीक करने के। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि आप एंटीबायोटिक मत ले लीजिए। एंटीबायोटिक लेने से सर्दी सूख जाएगी और शरीर में कफ जमा हो जाएगा, और वो कफ जमा होने के जितने रोग हैं वो होंगे। इसीलिए मधुमेह और थायराइड हो जाता है लोगों को सर्दी दबाने से। तो अगर सर्दी दबाना नहीं है तो उसको आसानी से निकालना है। आसानी से निकालने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सर्दी जुकाम को समझने की जरूरत है। सर्दी जुकाम की जो घटना होती है वो 3 चरणों में होती है, उसको समझिए। जैसे सबसे पहले क्या आता है? गला दर्द होता है। अगर गला दर्द की स्थिति है तो आप काली मिर्च नमक मिलाकर उसको थोड़ी थोड़ी देर में चाटते रहें। जिस तरफ से निगलने में आपको गले में दर्द हो रहा है उस तरफ से उसको निगले। तो आपको ये तिक्त और कषाय रस है तो वो भी, उसका सेवन भी हो जाएगा। काली मिर्च कफनाशक है, वो भी हो जाएगा, और सेंधा नमक के कारण इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएंगे। तो गले दर्द की स्थिति में आप उसको रिवर्सल कर सकते हैं। अब उसके बाद की स्थिति है आंख, नाक, कान, गला सब कुछ खुजलाने लगता है। तो यदि ऐसा होता है आपको, तो आप या तो हमारे यहाँ पिपली चटनी होती है, मैं ज्यादातर कहती हूँ पिपली चटनी ले लीजिए। पिपली चटनी घर पे बनाने की विधि में भी मैं बता दूंगी, हमारी वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। तो या तो तुरंत पिपली चटनी ले लीजिए, तो आपको जो आंख, नाक, कान की खुजली है वो बंद हो जाएगी। या फिर आधा चम्मच सौंठ को पानी में, गरम गरम पानी में डाल के घोल के सिप कर करके चाय की तरह उसको पीजिए, तो भी आपकी नाक, कान, आंख की खुजली बंद हो जाएगी। अब नाक बहने वाला जुकाम होता है। अगर नाक बहने वाला जुकाम होता है तो अदरक के रस निकालें। पहले अदरक को मिक्सर में पीसिए, जितना जरूरी है उतना पानी डाल के उसको निचोड़ के उसका रस निकाल लीजिए। जितना वो रस है उतना ही उसमें शहद डालिए और दिन भर 1-1 चम्मच लेते रहिए, तो नाक बहने वाली सर्दी आपकी ठीक हो जाएगी। ऐसे ही मान लो जुकाम के साथ बुखार भी आ जाए तो फिर आप अजवाइन का उबला पानी पी लीजिए। वो बुखार धीरे धीरे 1-1 डिग्री करके उतरेगा, लेकिन उतरेगा जरूर। उसके लिए फिर अगर आपने क्रोसिन वगैरह ले ली तो फिर वो तुरंत उतर जाएगा और 4 घंटे में फिर आ जाएगा। आपकी जीवन शक्ति अच्छी है तो बुखार बार बार आएगा। तो इसीलिए आपको उसको धीरे धीरे 1-1 डिग्री करके सिस्टम को ठीक करके उतारना है, क्योंकि उतारना तो है ही, ब्रेन में ना पहुंच जाए इसलिए। तो इसीलिए अजवाइन उबला हुआ पानी आपको लेना चाहिए। पिपली चटनी खाने से भी बुखार नहीं आता है। फिर कुछ रस होते हैं, वो रस आपको उनमें से कुछ शायद अडूसा बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। यहाँ ग्वालियर, भिंड वगैरह से कुछ लोग जुड़े हैं क्या? अगर ऐसे कोई हो तो उनको मालूम होगा। उधर चंबल में अडूसा बहुत होता है। हमारे क्षेत्र में बहुत अड़ूसा होता है। बहुत होता है नदियों के किनारे तलहटी में तराई क्षेत्र में बहुत अड़ूसा लगा हुआ है। हाँ, तो उसको बासा भी कहते हैं, उसको बासा भी कहते हैं। वासा कहते हैं, आयुर्वेदिक लैंग्वेज वो वासा है उसकी, और वो सर्दी में ली भी जाती है उसका, उसकी मेडिसिन में भी उसका उपयोग होता है।
मेरे को आयुष विभाग ने पत्र भेजा था कोरोना के समय कि आप भरपूर अडूसा के पत्तों का रस सब लोगों को दीजिए, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो अडूसा के मैंने उनको ये पत्र लिखा था कि हम लोग क्यों वैक्सीन और बाहरी महंगी दवाओं के चक्कर में पड़ रहे हैं। वैक्सीन तो खैर अब शासन का नियम था तो लगाना ही पड़ा सबको, लेकिन ये रेमडेसिविर और ये जितने भी आईसीयू में जाके कर्म होते हैं वो सारे क्यों करना पड़ रहा है, जबकि पूरा चंबल अडूसा से भरा हुआ है, पूरा राजस्थान अडूसा से भरा हुआ है। हमारे यहाँ भी नीमच, मंदसौर, इधर आसपास जितनी भी थोड़ी सी रेगिस्तानी जगहें हैं वहां भी अडूसा है। तो फिर क्यों हम लोगों को रेमडेसिविर और आईसीयू के भरोसे रहना पड़ रहा है, और ये सब करने की जगह अडूसा का ही प्रचार प्रसार ज्यादा करना चाहिए। तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया था। तो अडूसा, गिलोय, तुलसी और एलोवेरा, ग्वारपाठा, ये 4 रस ऐसे हैं जो शरीर से कफ पतला होकर निकालने में मदद करते हैं। तो इसलिए अडूसा, तुलसी, गिलोय, ग्वारपाठा लेना चाहिए। लेकिन बहुत दुबले लोगों को ग्वारपाठा नहीं लेना चाहिए, या मेंसेस में ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो भी ग्वारपाठा नहीं लेते, और कहीं भी ब्लीडिंग होती रहे शरीर में तो भी वो ब्लीडिंग रक्त संचार को सारे शरीर में बढ़ा देता है ना। इसीलिए अगर कहीं से रक्त निकल ही रहा है तो वहां भी रक्त संचार बढ़ जाएगा, वो और रक्त निकलने लगेगा। इसीलिए ऐसी स्थिति में ग्वारपाठा नहीं लेते। लेकिन अडूसा तो बहुत अच्छी चीज है। कई लोगों ने देखा होगा एंटीबायोटिक लेने के बाद उनको नाक से खून आने लगता है ऐसा, या कई बार गर्मी के कारण भी नाक से खून आने लगता है। तो उसका कोई उपाय डॉक्टर लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि अंदर नाक के पास की कुछ ब्लड की कैपिलरीज फट जाती हैं। अब वो फट जाती है तो उसको रिपेयर करने का कोई इलाज एलोपैथी में नहीं है। लेकिन अडूसा एक ऐसी चीज है जो कि अंदर इंटरनल ब्लीडिंग को रोकता है, तो इसीलिए अडूसा लेना तो बड़ा लाभदायक होता है। ऐसे जब कहीं बहुत जोर से नाक छिनक दिया तो भी अडूसा ले लेने से, अगर छिनकने के कारण कोई कैपिलरी टूट गई है या गले से खांसने के कारण कफ के साथ ब्लड आने लगा है, तो घबरा जाते हैं कहीं टीबी तो नहीं हो गई, कहीं कुछ भयंकर तो नहीं हो गया, गले का कैंसर तो नहीं हो गया करके भागते हैं लोग टेस्ट वेस्ट कराने के लिए। लेकिन अडूसा का रस लेने से वो सब बंद हो जाता है, और इसका बहुत सॉलिड मैंने एक्सपीरियंस लिया। आपने अभी जिक्र किया था, मैंने लेह तक, कुल्लू से लेह तक साइकिलिंग की है। तो उस साइकिलिंग के शुरुआती दिनों में ही मुझे सर्दी खांसी हो गई, और वहां पे मैं कुछ प्रबंध नहीं लेके गई थी, तो वहां मैंने एंटीबायोटिक उन्होंने दी, लेना पड़ा। अब वो एंटीबायोटिक ले ली तो मेरे को वो सब बिगड़ गई सर्दी, और पूरा श्रम होता रहा लेह तक साइकिल चलाना, मतलब, और अधिक जरूरत से अधिक श्रम करने के कारण वात भी एग्रीवेट हो गया। मैं वातज वैसे ही हूँ, और वात विकृत हो गया, और एंटीबायोटिक के कारण अंदर भी कैपिलरीज जो टूट गई। तो जिस दिन मैं लेह पहुंची उस दिन मेरी ये स्थिति थी कि अब एक कदम भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, और इतनी ज्यादा थकान और कमजोरी, और नाक से ब्लड, मेंसेस में ब्लीडिंग, मुंह से, गले से ब्लड, ये स्थिति थी। तो मैंने क्या किया, वहां जब हम लेह शहर में पहुंचे तो वहां पे खुबानी मिल रही थी बहुत, और मुझे मालूम था कि खुबानी हीमोग्लोबिन को ठीक रखने के लिए बहुत काम करती है, और अंदर शरीर के रिपेयरिंग बहुत अच्छे से करती है। तो जिस दिन लेह में हमारा ट्रैक पूरा हुआ उस दिन मैंने 2 किलो खुबानी खरीदी, और 2 दिन हम लोग लेह में रहे। हमने वो पूरी खुबानी, एक दिन तो मैंने केवल खुबानी खाई, और अभी कोई होटल में तो कोई भोजन भारी मिलेगा, मतलब सब ऐसे ही भोजन मिलेगा, हल्का भोजन अपन को जैसा चाहिए वैसा तो मिलेगा नहीं। तो जहां जो संभव हो हल्का खाना वो खाया, और खुबानी के ऊपर ही मैं 2 दिन रही। तो कुछ मेरे अंदर शक्ति आ गई, इतनी शक्ति आ गई कि मैं लेह से भोपाल ठीक ठाक आ गई। भोपाल आने के बाद मैंने हीमोग्लोबिन चेक किया तो
हीमोग्लोबिन मेरा जाते समय था 12.5 और वापस आई तब 7 था मेरा हीमोग्लोबिन, और ये सब ब्लीडिंग चली रही थी नाक और मुंह से और मेंसेस से। तो उस दिन से फिर मैंने अडूसा सुबह शाम लेना शुरू किया, और 3 दिन में मेरी ये पूरी ब्लीडिंग ठीक हो गई, और कफ भी ठीक हो गया, और ये सब तकलीफें ठीक हो गई। और फिर मैंने 2 महीने बाद ब्लड टेस्ट करवाया अपना, तो हीमोग्लोबिन वापस 12.5 आ चुका था, ये सब रसायन लेके, क्योंकि जवारे भी हमारे यहाँ, नारियल दूध भी है, ये सब हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं। तो ये सब करने से मेरा सब ठीक हो गया। तो ये मेरा एक बहुत ही मतलब लाइफ का एक्सपीरियंस रहा कि मैंने एंटीबायोटिक को भी भोग लिया, और उससे होने वाले कष्टों को भी महसूस कर लिया, समझ लिया, और उसके बाद बिना डरे ये सब करके ठीक भी होने का अनुभव मुझे मिल गया। तो इतना अडूसा का महत्व बताने के लिए मैंने आपको ये सब बताई कहानी। अडूसा हर किसी को अपने घर में एक पेड़ लगा ही लेना चाहिए। 4-4.5 फीट का पेड़ होता है, बहुत बड़ा कोई गमला हो तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। तो ये आपको जीवन भर बड़ा काम आएगा। थायराइड वालों को भी कफ जमा हो जाता है तो वो कफ पतला करके निकाल देता है, इसलिए थायराइड के लिए भी बहुत लाभदायक, हम सभी को रस देते हैं। फिर मैं आगे अब बढ़ती हूँ। नाक और गले से मतलब रक्त आने की बात तो मैंने आपको बताई ही कि ये होती है, लेकिन जब ऐसे बदबू वाला कफ आने लगे, तो पीला पीला और गाढ़ा और बहुत बदबू वाला, तो इसका मतलब ये समझिए वसंत ऋतु में तो वो नहीं होता है, वो ठंड में बहुत ही ज्यादा जमा हो जाए और हम लगातार एंटीबायोटिक लेते रहें, तो वसंत ऋतु की शुरुआत में ऐसा बदबू वाला कफ निकलता है। क्योंकि शरीर तो अपना शोधन का काम करता ही है ना, तो प्रकृति है वो 6 मौसमों में अपना अपना काम कर लेती है, तो कफ पतला होकर निकलता है। इसलिए ऐसे लोगों को बहुत गाढ़ा बदबूदार कफ आता है। ऐसे लोगों को पिपली चटनी लेना चाहिए। तो मैं पिपली चटनी बनाने की विधि भी आपको डाल देती हूँ। इस विधि से आप पिपली चटनी बना सकते हैं, और हमारे पास तो बनी बनाई होती है, वो ले भी सकते हैं। तो ये है पिपली चटनी बनाने की विधि। इसको आप अंगुली में बस जरा सा लेके उसको चाट लेना है। ऐसा दिन में आप 8-10 बार भी कर सकते हैं। ज्यादा तकलीफ होती है तो रात में भी उठ के आप थोड़ी सी खा सकते हैं। ये बनाने की विधि मैंने आपको डाल दी। तो ऐसा जब बदबूदार कफ आता रहे और नहीं निकले, तो मुलेठी का उपयोग ज्यादा करना होता है, पिपली का भी उपयोग ज्यादा करना होता है, इसलिए पिपली चटनी बहुत लाभ देती है। अब ऐसी स्थिति में क्या नहीं करना चाहिए जो आजकल के जमाने में होता है। जैसे मैंने एक तो फल का बताया, वो खट्टे फल बाजार में आ जाते हैं तब भी नहीं खाने चाहिए। दूसरी चीज है जो आजकल हमेशा हमारे यहाँ उपलब्ध रहती है, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। दूध और दूध से बने पदार्थ बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। सुबह तो वैसे ही आयुर्वेद में बताया गया है कि दूध अपथ्य होता है सुबह के समय, तो सुबह तो बिल्कुल ही दूध नहीं लेना चाहिए। तो कई लोग चाय पूरे दूध की ले लेते हैं, वो बिल्कुल ना लें। चाय काली ले सकते हैं लेकिन दूध वाली चाय ना लें। और जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम पित्तवर्धक है, तो इसीलिए बरसात में भी आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, इस मौसम में भी आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, खाने के बाद भी आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अपने डाइजेस्टिव जूसेस को सबसाइड कर देती है, तो खाना पचता नहीं है। इसलिए ऐसे देखा जाए तो आइसक्रीम किसी भी मौसम में या किसी दिन के 24 घंटे में किसी भी समय खाना उचित नहीं होता है। फिर भी आइसक्रीम है इस जमाने में, तो अगर कभी बच्चों को खाना होता है तो मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, उनसे कह दो कि रात के खाने के बदले जी भर के आइसक्रीम खा लें। अब बच्चों को तो नहीं रोक सकते ना, उनकी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी जब चीज सामने दिख रही है। तो उनसे कह दो कि ठीक है, आप रात के खाने के बदले एक दिन तबीयत से आइसक्रीम खाना है, कौन सी खाना है, कितनी खाना है, खा लो। और फिर दूसरे दिन उनको कटु कषाय रस वाला कोई काढ़ा दे दीजिए, अदरक और शहद दे दीजिए मिला के, ऐसे कोई चीजें आप उनको दे दीजिए जिससे उनका कफ और पित्त बैलेंस बना रहे।
तो फिर उनकी वो इच्छाएं आप पूरी कर सकते हैं। फिर ऐसी अगर आप कहीं भी, जैसे मैं लेह में थी, वहां पे कुछ भी नहीं था संभव, अजवाइन तो हर किराने की दुकान में मिल जाता है, तो आप अजवाइन, थोड़ी सी मुट्ठी भर अजवाइन खरीद लीजिए, अपना रुमाल चुन्नी जो भी है आपके पास, उसमें उसकी पोटली सी बना लीजिए, उसको हथेली में घिसिए, वो भी फायदा करेगा, और फिर उसको छाती पे लगाइए या सूंघ लीजिए, वो भी फायदा करेगा। तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो छोटे बच्चों को जब सर्दी जुकाम होता है तो पोटली बना के छाती पे रख देते हैं बच्चों के, तो ये भी बड़ा लाभकारी होता है। फिर अजवाइन का धुआं लेने से भी बिल्कुल सिर में भरा हुआ जो कफ है वो उससे सिर दर्द वगैरह करने लगता है, वो उससे ठीक हो जाता है। उसके बाद केवल अगर सर्दी जुकाम है तो काली मिर्च और गुड़ को मिक्स करके, उसको भी जैसे नमक काली मिर्च मैंने कहा, वैसे ही काली मिर्च गुड़ को भी गोली बना के वो खाते रहें तो भी आपको फायदा हो जाएगा। उसके बाद कुछ चीजें हैं, जैसे नाक में सूंघने से, जैसे कपूर है उसको सूंघने से आपको फायदा होगा, ये मैं बता चुकी हूँ शायद। और पान जो होता है खाने का, उसके 5 पत्तों का रस भी अगर आप अदरक मिला के ले लें तो आपको नाक बहने वाली सर्दी में आराम मिल जाएगा। प्याज के रस की बूंदे भी नाक में डालना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन उससे भी आराम मिलता है। फिर घी, सौंठ, घी और शक्कर, ये तीनों मिला के दोनों टाइम भोजन के बाद लेने से भी आपका वात कम होता है। तो वात के उभार के कारण अगर आपको सर्दी जुकाम हुआ है तो वो आपको उससे आराम मिल जाएगा। तो ये कुछ उपाय हैं मैंने आपको बताया, और क्यों होता है ये भी बताया, और उसको साथ में दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ये भी बताया। अब आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझसे जरूर पूछें। भाई सब लोग, आप लोग जो भी इनका हैंड रेस कर लीजिए अगर कोई प्रश्न है तो। जी मेरा प्रश्न है, हाँ, ओम, त्रिदोष जिसको है उसके लिए क्या जुकाम में क्या उपाय कर सकते हैं? यानी मुझे बहुत ज्यादा पित्त की समस्या है। देखिए पित्त की समस्या है तो अदरक पित्तवर्धक होता है, इसलिए अदरक का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन शहद पित्तनाशक भी होता है और कफनाशक भी होता है जी। तो इसलिए शहद का भरपूर उपयोग आप करें तो कफ और पित्त दोनों की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। और वैसे भी वनस्पतियों के बारे में जो जानकारी दी होती है उन किताबों में, जिन किताबों में, उन किताबों में कुछ वनस्पतियां कफ पित्तनाशक ऐसा लिखा रहता है, तो ऐसी सारी वनस्पतियां आपको लेना चाहिए जो कफ पित्तनाशक है। मैंने तो एक ही चीज बताई, वो शहद, ऐसे ही अडूसा भी कफ पित्तनाशक है। जी। अड़ूसा क्या है मैम? अड़ूसा क्या है ये? हाँ, अडूसा शहद में मिला के अडूसा चूर्ण ले सकते हैं आप। अडूसा एक फल होता है, जैसे नाक आपने से देखा होगा, इस तरफ तो कम होता है, उसमें एक अंदर, उसके अंदर की गुठली में बादाम निकलती है ना, वो होता है वो नहीं होता। नहीं, अडूसा नहीं, मतलब वासा एक्चुअली बादाम नहीं निकलता, एक्चुअली बादाम नहीं निकलता है, पर वो छोटा सा उसकी जो अंदर की गुठली होती है उसके अंदर रहता है उसमें। बिल्कुल नहीं। अडूसा एक पत्तीदार पेड़ होता है और वसंत ऋतु में उसमें सफेद फूल आते हैं, फल तो कभी नहीं आते उसमें केवल वो जैसी मंजीरी जैसी आती है, उसमें फूल लगते हैं, और उसका पत्तियों का उपयोग करना होता है अडूसा की। उसको मेरे ख्याल से राजस्थानी भाषा में हाड़ा बांस कहते हैं और संस्कृत में वासा कहते हैं। उसके पत्ते अगर आप अडूसा भी डालेंगी ना गूगल पे तो आपको फोटो मिल जाएगा उसके पेड़ का। जी। वो रेगिस्तानी इलाके में होता है।
अपने यहाँ अगर आप भोपाल की हैं तो बड़े तालाब के आसपास कहीं कहीं दिख जाता है। नहीं, हम उत्तराखंड में होता होगा, पता नहीं। उत्तराखंड में भी आपको अडूसा मिल जाएगा। और क्या नहीं पता तो दूसरा फिर नाम से हमारे यहाँ पुकारते चूर्ण होंगे ना हम उपलब्ध हो लोग। जाता है, हम चूर्ण भी बना के भेज देते हैं, हमारे पास चूर्ण रहता है ठीक अडूसा है, का। उपलब्ध कराएंगे हम। हाँ, मैं आपको वो भी लिंक भी शेयर कर देती हूँ अगर कुछ मेरे से मदद चाहिए तो। जी बहन जी, ये तराई क्षेत्र में अभी होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला और उत्तर प्रदेश का महोबा जिला, इनके हाँ दोनों के जो जुड़े हुए कुछ गांव हैं, हाँ और वो नदी और तालाब के क्षेत्र ऊपरी हिस्से में हाँ अड़ूसा भारी मात्रा में लगा हुआ है, अभी फूला हुआ भी है, हाँ फूल हाँ, आ गए हैं उसमें, बिल्कुल सफेद फूल आते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ भी है, मतलब कुछ तराई या ठंडे स्थान में भी हो जाता है, होता है वो। हाँ, नहीं नहीं, ठंडे में तो हो जाता है, लेकिन बहुत पानी में नहीं, वो रेगिस्तानी पेड़ है। हमें तो पता नहीं होगा तराई ना क्षेत्र क्या में है भी वो, क्या जहाँ पता पानी दूसरे नाम कम से है पुकारते जमीन में, होंगे। वहां हो जाता है वो। आप गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे डालिए, बहुत सारे इसमें लोगों ने डाल रखा है अड़ूसा के बारे में, बहुत सुंदर पत्ता भी चित्र फूल मिल भी जाएगा पूरा आपको बहुत अच्छा। जी अडूसा अभी का। आप गूगल पे डालिए अडूसा, आपको तुरंत मिल जाएगा। सफेद बिल्कुल सफेद फूल और लंबी लंबी पत्तियां। बिल्कुल। मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा था पर हो नहीं पाया वो। नहीं, कोई बात नहीं, वो सबको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। जी ओम। रमेश मेहरा नर्मदापुरम से। जी मैडम, इस मौसम में ये अंजीर और मुनक्का खाना चाहिए या नहीं? जरूर खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, वो कफनाशक होते हैं दोनों चीजें, इसलिए मीठा होने के बावजूद भी खाना चाहिए। जी ओम। हाँ, उसको भिगो के अच्छे से पहले धो लीजिए, फिर भिगोइए रात में और सुबह खाइए। जी ओम। जी मैं पूछना चाह मुझे क्या खांसी बहुत हो जाती है कभी भी किसी भी समय। हाँ मैं जैसे रात को थोड़ा सा दही भी खा लूं या थोड़ा सा अचार भी खा लूं रात को, मैं तो ये साल मतलब रात में मैंने सालों नहीं खाया इनको, तो मुझे एकदम से खांसी हो जाती है और कफ की होती है। तो जैसे किसी भी समय मुझे खांसी हो जाती है और खांसी होती है तो सूखी होती है, एकदम क्रोनिक हो जाती है। हाँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए हर एक की निजी समस्याओं के बारे में मैं अभी बताने लगी तो निश्चित ही अपन को पूरा दिन कम पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं सूखी खांसी के बारे में मैंने आपको उपाय बताया। जैसे जो पिपली चटनी बनाने की विधि बताई, आप उसको चाटते रहे तो आपको सूखी खांसी तुरंत आराम मिल जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी आदरणीय डॉक्टर जानवी देवी जी, कल्पना खोटले जी, शरद वर्मा जी, आप लोगों ने हैंड रेज किया है। अशोक पटेल जी, आप एक मैं बोल रही हूँ जानवी देवी जी। मेरी बस विनम्र निवेदन ये है कि समय मेरे पास भी सीमित है, तो निजी कोई समस्या है तो वो मत पूछिए, सार्वजनिक जो है, जो सबके इंटरेस्ट का, ऐसा प्रश्न पूछिए। बाकी मैंने रसार.com लिंक शेयर कर दिया है, उस पे आप जाके बहुत कुछ पता कर सकते हैं, परामर्श भी ले सकते हैं। जी ओ मैडम। निजी समस्या मत पूछिएगा, निजी तो निजी। ओम जी, मैं बोल रही हूँ जानवी देवी जी। हाँ जी जी, मेरी भी तो निजी समस्या ही है, अब क्या करें, बोलना तो आप पड़ जरूर, नहीं कोई बात है। नहीं, वो रसार.com पे आप मेरे से परामर्श ले सकती हैं उसके लिए। तो नहीं, मैं छोटा आपको, सा प्रश्न है मुझे, थायराइड के कारण सूजन आती है क्या शरीर में, दर्द सूजन? हाँ, तो ये थायराइड की समस्या है, थायराइड का साइड इफेक्ट है, तो इसीलिए इसके लिए परामर्श ही लेना पड़ेगा, मेरे को सब कुछ बताना पड़ेगा आपको। इसका जवाब सूजन दर्द बस बनता है छोटा ना सा नहीं शरीर है, में। आधे घंटे का है कम से कम। और मेरे को अच्छा जी। मतलब आपको भी याद नहीं रहेगा, मुझे लिखित देना पड़ेगा आपको, और अच्छा पूछना भी पड़ेगा उससे पहले मुझे बहुत सारी चीजें आपसे। धन्यवाद। कैसे पूछूंगी मैं? वो ऑनलाइन सब कर सकती हैं आप, ऑनलाइन एक फॉर्म भरना होता है, वो फॉर्म में आप सारी अपनी चीजें भेजिए लिख के, हाँ जी। फिर मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन बना के भेजूंगी, वो प्रिस्क्रिप्शन
आप पढ़िए, उसमें आपके 99% जवाब मिल जाएंगे। फिर भी कोई 1% छूट जाता है तो मुझसे फोन पे पूछ लीजिए। धन्यवाद जी। दीदी जी नमस्ते। कल्पना खत्री। हाँ नमस्ते। ये खुबानी आपने जो बोला एक शब्द कि आप ले गए थे तो आपने खुबानी खाई थी, नहीं, ले नहीं तो गई खुबानी थी, क्या? ले नहीं गई थी। खुबानी लेह में मिलती है। अब वहां अच्छा। में थी तो वहां जो उपलब्ध है वही खाया मैंने। अब यहाँ थोड़ी खुबानी मिलती है। जी दीदी, वो नहीं बोल रही मैं, ले में गए थे तब की बात कर रही हूँ कि आपने वो ले क्या होता है, खुबानी क्या होता है? अरे और दूसरा मेरा ये, हाँ, दूसरा ये जो ऋतु चल रहे हैं, ऋतुचर्या के अनुसार बोला आपने कि हम सब योगाहार प्रोग्राम में हैं, कि इस हाँ, ऋतु में क्या खाना चाहिए हमें और क्या नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा बताएंगे आप तो हम सबको लाभ हो जाएगा। मैंने वो डाल दिया है। मैंने जी, मैसेज खाने का में डाल दिया डाल क्या खाना है, क्या नहीं। और वेबसाइट पे भी वसंत ऋतु के बारे में पूरा लेख आपको मिल जाएगा। वो आप जब चाहें तो फिर से पढ़ भी सकती हैं। rasahaar.com मैंने जो लिंक डाला है उसी में आप सर्च में वसंत ऋतु टाइप कीजिएगा तो उसमें वसंत ऋतु का पथ्य क्या होना चाहिए, वसंत ऋतु में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब डिटेल में लिखा हुआ है। जी जो दीदी, जो और मैंने लेक्चर में बताया मैक्सिमम चीजें उसमें मिल जाएंगी आपको। जी, और और जैसे दूसरा आपका खुबानी है, वो भी शायद दिनेश जी हैं, उन्होंने मैसेज डाल दिया है, चित्र भी डाल दिया है। एप्रिकॉट कहते हैं खुबानी को। पीले रंग का एक बड़ा सुंदर सा मीठा फल रहता है। जी धन्यवाद। हाँ जी, बोलो आदरणीय अशोक पटेल जी। जी ओम। मेरा सबकी समस्या तो सबकी जो समस्या व्यक्तिगत है वे सब डर गई मैडम का, व्यक्तिगत समस्या से ही समस्या हल होती है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आपका पता दे दो भोपाल का। हमारे पास ऐसे बहुत से जो है इस दुखी प्राणी, तो मैं वहां भेजता रहूंगा मैडम। पता दे, भोपाल का पता आप बता दो। बिल्कुल जी बताइए। ये मैं लिख के भेज रही हूँ। ओके आदरणीय उसमें मिट जाता नहीं मिटता है भैया। मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ अशोक पटेल जी आपको। मैं ऐसा करती हूँ, कुसुम जी को लोकेशन भी भेज दूंगी। मैं दे दूंगी आप लोग को पता। मैं ग्रुप में डाल दूंगी पता पूरा। आप हाँ, मैंने परेशान पता मत भेज दिया है। आरोग्य रसाहार केंद्र है ना वो। और मैं आपको लोकेशन भी भेज देती हूँ, आपको लोकेशन भी ग्रुप में डाल देना। जी आदरणीय शरद वर्मा जी। आदरणीय शरद वर्मा जी। आदरणीय हीरालाल जी। जी बहन जी, हाँ जी। ये मुझे जानना था कि यदि किसी को कफ लगातार निकल रहा है, हाँ 15 दिन से महीने भर से लगातार निकलता है, तो कफ ज्यादा निकलने से शरीर को नुकसान क्या है, क्या नुकसान हो सकते हैं कफ की अधिकता के कारण? देखिए, कफ की अधिकता के कारण नुकसान तो नहीं होंगे क्योंकि वो निकल रहा है। नुकसान कफ निकलने की प्रक्रिया में जो शरीर को कष्ट होता है उसमें होंगे। तो उसमें हम लोग ये हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अंदर की जो बहुत छोटी कैपिलरीज है वो टूट जाती हैं, जो बहुत जोर से नाक छिनकने या ऐसे कुछ करने में। फिर कान का फ्लूइड भी इम्बैलेंस हो जाता है। इसीलिए जरूरत से ज्यादा ताकत से खांसना नहीं चाहिए, खखारना नहीं चाहिए, नाक नहीं छिनकना चाहिए। उसके लिए फिर जो जो मैंने आपको घरेलू उपाय बताए हैं वो घरेलू उपाय कर लेने चाहिए, ताकि
आपका कफ जो कठिनता से निकल रहा है वो सरलता से निकलने लगे। कफ तो निकलना ही चाहिए। और बहुत दुबले हैं और कफ का लेवल कम ही है, मतलब जैसे नाड़ी वैद्य जो होते हैं वो देख के बता देते हैं कि कफ का स्तर क्या है आपके शरीर में। तो अगर कफ का स्तर कम ही है तो कफनाशक चीजें नहीं लेनी चाहिए ज्यादा। उस समय जो बलगम है वो ही निकलता है और वसंत ऋतु में निकल के ठीक हो जाता है। बाकी जो मौसम है उसमें कफ को ठीक करने के लिए, संचय करने के लिए उपाय करने चाहिए ताकि वजन बढ़ जाए। क्योंकि हमारे अंदर शरीर में जो झिल्लियां होती हैं, पेरिटोनियम और ऐसी जो जितनी भी झिल्लियां होती है जो अपने ऑर्गन्स को कवर करने के लिए, वो कफ से ही बनती हैं। और जॉइंट का फ्लूइड भी कफ से ही बनता है। हमारे शरीर में जो जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कफ के कारण ही होती है। मांसपेशियों की फ्लेक्सिबिलिटी भी कफ के कारण ही होती है। तो कफ कम भी नहीं होना चाहिए। जी आदरणीय शरद वर्मा जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित थे। जी ओम सदन को कोटि कोटि प्रणाम। मैं डॉक्टर पूर्णिमा जी से चाहता हूं कि उनके कोई ग्रंथ वगैरह अगर उन्होंने लिखे हों और ये जितनी भी मेडिसिन को अगर इसको लिपिबद्ध किया हो तो वो किताब अगर किसी साइट पे मिलती हो तो हम खरीद सकते हैं। वो रसाहार.com आपको मैंने भेजा, उस पे भी मिल जाएगी। एड्रेस मैंने लिखा है, हमारे घर भी मिल जाएगी। और वैसे भी वेबसाइट पे आप पूर्णिमा दाते अकेला टाइप करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। जी 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 जी। आदरणीय अनिल राय जी। जी प्रणाम। हाँ जी डॉक्टर साहब को प्रणाम। जी मुझे जानना यही है, सामाजिक समस्या है, पूरे वर्ष की, भारतवर्ष की समस्या है। बहुत लोगों को मधुमेह है, उसके लिए क्या पथ्य होना चाहिए, क्या अपथ्य होना चाहिए, या क्या आपका सुझाव है? इस विषय पे तो एक क्लास भी नहीं, कम से कम एक क्लासों का सत्र होना चाहिए। तो वैसे मैंने आपको बताया है कि मधुमेह कफ हमारा विकृत हो जाता है, तो इसीलिए मधुमेह होता है। लेकिन वो मधुमेह विकृत होते होते पित्तज मधुमेह भी हो जाता है, वातज मधुमेह भी हो जाता है, ऐसे बहुत कुछ होने लगता है। तो इसीलिए वो एक मेरा तो मधुमेह पे पीएचडी ही है। मधुमेह की पूर्वावस्था में योग और रसाहार, यही मेरा विषय था पीएचडी का। तो वो एक तो पूरा ग्रंथ है, वो भी उपलब्ध है वेबसाइट अपने गूगल पे। और बहुत कुछ बताना पड़ेगा उसके लिए। तो मधुमेह के तो आगे हम सेशन लेंगे। आगे कोई एक सेशन मधुमेह के ऊपर, अलग अलग रोगों के ऊपर डॉक्टर पूर्णिमा जी का सेशन होगा। निवेदन करेंगे सदन की ओर से। आदरणीय बने सिंह जी। जी सदन के सभी महानुभावों को प्रणाम। हाँ जी नमस्कार। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि जी, उनसे मेरा निवेदन है कि ये आपने जो बताया ना अड़ूसा का पाउडर और एलोवेरा का पाउडर के लिए आपके पास कोई अगर रिक्वायरमेंट आती है तो हम आपको उपलब्ध करवा सकते हैं जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अड़ूसा चूर्ण हमारे पास रहता है। रसाहार.com पे आप ऑर्डर कर देंगे तो उसी में आपको ऑर्डर बुक हो जाएगा और आपके यहाँ पार्सल पहुंच जाएगा। अगर बाहर भोपाल से बाहर रहते हैं, तो भोपाल में रहते हैं तो फोन कर दीजिए, आपके घर पहुंचा देंगे। नहीं, मैं अपने मध्य प्रदेश में रहता हूँ, जिला आगरमालवा। हाँ तो पार्सल पहुंच जाएगा ना। जी जी जी, है ना। आदरणीय गजानन पवार साहब। आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल जी का तो सवाल हो गया है। हाँ राजकुमार जी, ऑनलाइन क्लास चल रही है। हाँ मैं बात आदरणीय हमारे किसी और को फोन पूछना सागर से भगत सिंह साहब। अब मैं और किसी भाई का कोई सवाल हो, हैंडरेज तो है नहीं है। आदरणीय गजानन जी का है तो उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अभी पहुंच रही। जी स्वागत है।
तो ये खांसी के बारे में बात चली थी, तो ये 5-6 काली मिर्च की पाउडर हाँ और शहद, हाँ ये खाली पेट लेने से हमारे दोनों पति पत्नी की खांसी गायब हो गई। बिल्कुल बढ़िया, ये तो करना ही चाहिए। पिपली चटनी में भी तो ये चीजें तो ये रहती मैं हैं। अनुभव शेयर करना चाहता था, खांसी की बात निकली तो। एकदम सही किया। तो हाँ हाँ, बहुत बाकी सुंदर इतना ही बोलूंगा। जी धन्यवाद। महाराष्ट्र से श्री राम पद्मावर जी बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं। श्री राम पद्मावर जी, आपका स्वागत है। आपका कोई सवाल हो? ओम मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को नींबू से कुछ एलर्जी होती है, नींबू खाने से भी खांसी होती है। एक्चुअल नींबू बहुत अच्छा रहता है डाइट के लिए, लेकिन उसके लिए कुछ उपाय है जिसको नहीं जमता उनके लिए? देखिए, नींबू शरीर में कफ को पतला करके बाहर निकालता है। तो जब बसंत ऋतु में जब कफ पतला होके बाहर ऑटोमेटिकली निकल रहा है, तो फिर नींबू क्यों ले? मत लीजिए अभी आप, अगर निकल ही रहा है तो। और दूसरी बात ये है कि सूखा खांसी है और कफ जमा हुआ है, तो उसको तो निकालना ही चाहिए, उससे डरना क्यों? खांसी के लिए तो है दूसरे उपाय, लेकिन कफ अंदर ही जमा करते रहें तो मधुमेह थायराइड होगा ना, निकलना तो उसको चाहिए ही। सही है। नहीं, नींबू सेहत की, मैं नींबू के बारे में पूछ रहा था। नहीं, नींबू से आप ये मत सोचिए उस समय की नींबू सूट नहीं कर रहा, नींबू आपके अंदर का कचरा निकाल रहा है। ओके, मैं वही जानना चाहता था आपसे, कैसे क्या। अब जल्दी अंतिम प्रश्न ही रखिए, अब मेरा भी समय हो रहा है। जी जी, आदरणीय दिनेश जी, आदरणीय उमाशंकर जी बिहार से। आदरणीय प्रणाली मराठे जी, वैशाली विनायक जी। मैं स्कूल में हूँ, सुबह की स्कूल शुरू हुआ है। आदरणीय वैशाली विनायक जी। जी ओम, मैं बिहार के भोजपुर जिले से बोल रहा हूँ। सत नमन बंदन। और मैं एक क्वेश्चन था थोड़ा सा कि जो आदमी स्प्रे लेना पड़ता है सांस की वजह से, तो उसके लिए क्या कार्रवाई किया जाए खान पान रहन सहन में कि उसको मतलब स्प्रे छूट जाए, क्या दिनचर्या करें? जी ओम। सबसे पहले तो उसको स्प्रे छोड़ के अमृत धारा पे आ जाना चाहिए। जो काम स्प्रे करेगा, पफ करेगा, वही अमृत धारा भी करेगा। तो मैंने आपसे जो बताया, मास्क पे अमृत धारा लगा के मास्क लगाएं, या रुमाल में एक बूंद अमृत धारा डाल के सूंघते रहें, तो पफ तो छूट जाता है। वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, और ये अंदर मतलब जो सांस ऑक्सीजन की कमी है उसको धीरे धीरे ठीक कर देगा अमृत धारा। जी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर साहब, आप 2-1 मिनट का और समय। आखिरी सवाल वैशाली विनायक जी का है। ओम ओम पूर्णिमा मैडम, ओम। बहुत सुझाव दिया। हाँ, बहुत अच्छा ज्ञान मिला हमें। मेरा ऐसा एक प्रश्न है कि एक खुबानी क्या होती है? खुबानी वो डाल दिया ना उन्होंने। प्रश्न रिपीट न करें। हमारे महाराष्ट्र में नहीं, हमारे हो गया उसके बारे में। बहन जी, उसके बारे में हो गया है, खुबानी के बारे में डाल भी दिया है, सब कुछ हो गया है। अब मैं डॉक्टर दिनेश जी शंबाल जी को आमंत्रित करता हूँ। दिनेश जी आए और आज का कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द, और हमारे आज के योगाचार्य और चीफ गेस्ट महोदय के लिए आपका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करने का कष्ट करें, और डॉक्टर कुसुम भरद्वाज जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करें, जिन्होंने डॉक्टर पूर्णिमा जी को पुनः जोड़ा, और बहुत उपयोगी ज्ञान मिला इस योगा कार्यक्रम में। सवाल बहुत आ रहे हैं, इससे प्रतीत होता है कि हमारे डॉक्टर पूर्णिमा जी का मार्गदर्शन की और आवश्यकता पड़ेगी। यह पुण्य का स्वैच्छिक रूप से कार्यक्रम संचालित है। आप जन कल्याण के लिए, आप हम समाज के सुधार के लिए और स्वस्थ करने के लिए आप समर्पित हैं। तो हम आज दिनेश जी को आमंत्रित करते हैं, अपनी बात रखें और आभार करें। जी आदरणीय, बहुत धन्यवाद।
और सभी आदरणीय सदस्यों को नमन, वंदन, सुप्रभात पुनः। और आज की सुंदर कक्षा योग की रही और आप सभी के माध्यम से आज की योगाचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि पुनः हम आपकी कक्षा में जुड़े। और जो आज मुख्य वक्ता के तौर पर आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर पूर्णिमा दाते जी उपस्थित हैं और उन्होंने बहुत ही सुंदर बात रखी है, सुंदर परामर्श दिया है। और वो ऐसे समय पर कि जबकि ये समस्या खासकर खांसी की और कफ की इस मौसम में बहुत होती है। और मैं भी अभी कुछ लोगों के साथ मिला तो अधिक से अधिक लोगों को देखा, सबको ये समस्या थी। मेरी जेब में काली मिर्च थी और मैंने एक दूसरों को साझा की काली मिर्च, लेकिन मैंने देखा कि उनको खांसी तेज होगी। लेकिन बाद में जब दिन भर की प्रक्रिया के दौरान देखा कि शाम तक उनका जो कफ है वो कम हो गया। तो जैसे आपने बताया है कि और अन्य अनुभव भी साझा किए गए हैं कि कैसे करके हमारा जो कफ है और हम खांसी से हमें निजात मिली और राहत मिले। तो ये समय के अनुसार बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया गया है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के निजी प्रश्न भी हैं, तो उन्होंने जो वेबसाइट दी है उस पर जाकर के या फिर हो सकता है कि नंबर साझा किया हो तो आप प्रश्न अलग से पूछ सकते हैं, क्योंकि उनका समय भी कम समय में अधिक परामर्श देना भी कठिन है। और लेकिन कुल मिलाकर के हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी आज की कक्षा रही। और पुनः हम अगली कक्षा में निवेदन करेंगे जब भी आपके साथ समय का समन्वय हो। और इसी क्रम में आप सभी आदरणीय सदस्यों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि निरंतर योगाहार की कड़ी को 3 वर्ष पूर्ण होने की तरफ आप ले जा रहे हैं। और स्वास्थ्य प्रथम बात है और स्वास्थ्य के लिहाज से ही योग और आहार की ये प्रक्रिया आगे बढ़ी है। और इसमें सभी जो महान भाव हैं, सभी जो अध्यक्ष जो हमारे सदस्य गण हैं, आदरणीय सदस्यों को, सभी आदरणीयों का मैं नाम उच्चारित करता हूँ जो उपस्थित हैं और जो लेफ्ट हो गए हैं उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय आशा रावत जी, अस्तित्व तिवारी जी, भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी का स्वास्थ्य कैसा है उनसे अलग से वार्ता हम कर सकेंगे। आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी, बनी सिंह बगा जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, डॉक्टर रोशन लाल राउत जी, गजानन बाजार जी, गजानन पवार जी, गणपत लाल जी, हीरालाल कुशवाहा जी, कल्पना कोटले जी, कल्पना साहू जी, कृष्णा कुमार महतो जी, कुसुम भारद्वाज जी, हमारी आदरणीय दीदी मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय भाई साहब मुनीलाल जी भाई साहब, और आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी, आदरणीय ओंकार नाथ जी, आदरणीय पुष्पा नोटियाल जी, आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी, आदरणीय रमेशचंद्र मेहरा जी, आदरणीय राम कृपाल पटेल जी, आदरणीय शारिका सेजल जी, आदरणीय श्री राम पद्मावर जी, आदरणीय तुलाराम पटेल जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय वैशाली विनायक जी, आदरणीय योगाहार रिकॉर्डिंग के सभी हमारी बंधुवर, आदरणीय आज की हमारी मुख्य वक्ता डॉक्टर पूर्णिमा दत्ते जी और हमारे आज की योग शिक्षक जी, और आदरणीय पवन कुमार जी सर, और साथ में हमारी आदरणीय बहन रंजना बहन जी, और जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ उन सभी आदरणीयों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः कल की चर्चा में शामिल होंगे और अपने स्वास्थ्य समृद्धि की चिंता करते हुए हम दूसरे की भी चिंता प्रवाह इसी तरह से करते रहे। प्रणाम, धन्यवाद जी। 2 शब्द हीरालाल जी कुछ कहना चाहते हैं आदरणीय डॉक्टर पूर्णिमा जी के लिए। हीरालाल जी प्रस्तुत कर दें, और चूंकि आपने अमूल्य समय दिया आज के इस कार्यक्रम में। आदरणीय हीरालाल जी। पूरे गुरु सत्ता को नमन। आज जो डॉक्टर साहब ने समय दिया उसके लिए हम दिल से आभारी हैं, उनको दिल से आभार ज्ञापित करते हैं। और हमारा निवेदन यही है कि आप जो है आगे भी आते रहें, ताकि हम सभी लोग आपके ज्ञान से, मार्गदर्शन से मुस्कुराते रहें